हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। आज बेटा हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एटम एंड मॉलिक्यूल है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। एक्चुअली हमारी जो केमिस्ट्री है बेटा, वो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग तो मानो यहीं से स्टार्ट हो गई है। केमिस्ट्री इससे पहले जो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमने पहले 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, दे आर जस्ट थ्योरीज। वो थ्योरीज हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल चीज़ें वाली तो बात आई ही नहीं अभी तक। तो इसीलिए है ना, तुम ये मान के चलो जो तुम्हारी बेसिक केमिस्ट्री है ना, उसकी स्टार्टिंग अब हो रही है। और ये चैप्टर ऐसा है, अगर तुम एटम एंड मॉलिक्यूल और इससे आगे वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बहुत अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे 10th के जो आगे वाले 4-5 चैप्टर जितने भी हैं केमिस्ट्री के, तुम्हें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर ये चैप्टर तुमने नहीं करे तो तुम्हारे जो चैप्टर्स 10th में है वो एक भी चैप्टर तुम्हें केमिस्ट्री का नहीं आएगा। इस बात को बिल्कुल लिख लो बेशक तुम। अगर तुम ये 2 चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारे 2 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के इस बार 9th क्लास में, अगर तुमने इनको नहीं किया अच्छे से तो अगले 10th क्लास में तुम्हारे को केमिस्ट्री नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। और है भी नहीं इतने मुश्किल, बहुत आसान है एकदम। एटम नाम तो सब नहीं सुन लिया होगा, सुना होगा वैसे अभी तक, एटम बॉम्ब के बारे में ऐसे कुछ करके। बट एक्चुअल में एटम क्या होता है हम आज यही सीखते हैं भाई। हमारा जो हमने इससे पहले चैप्टर करे हैं भाई, मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने देखा है कि जितने भी हमारे चारों तरफ ये मैटर हैं, जो भी हमें दिख रहा है, टेबल, कुर्सी, टीवी, जो भी सब कुछ, जो नहीं भी दिख रहा है, एयर, ये सब मैटर है। मैटर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमारे 3 टाइप के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी अलग है, नॉन मेटल की अलग है। पर अब जो हम अभी करने जा रहे हैं ना बेटा, वो सही में एक ऐसा है जिसके बारे में हमें ना विजिबल नहीं है, हमारे को दिखती नहीं है वो चीज़ें जो अभी तक हम मैटर कर रहे थे वो दिख रही थी। ये जैसे हमारा बायोलॉजी में है भाई, बायोलॉजी में हमारे सेल चैप्टर है, उसमें क्या है कि जितनी भी लिविंग बॉडीज़ है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है जी। सेल से बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। इवन प्लांट भी हमारे लिविंग है और वो भी सेल से बने हुए हैं। सब अलग अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं, बट सभी बने हुए हैं सेल से। ऐसे ही जितनी भी हमारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना बेटा, वाटर है, एयर है, और भी जितनी चीज़ें हमारे को दिख रही हैं नॉन लिविंग, ये सब एटम्स से मिलकर बनी हुई है। सेम ऐसे ही जैसे स्टडी उसकी स्टार्ट हो गई थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, माइक्रोस्कोप से देखा था, ऐसे ही जो हमारी ये वाली स्टडी है एटम के बारे में, ये बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। हमारा जैसे इंडियन फिलोसफर्स 1600 BC, मतलब आप यहाँ से पीछे जाना स्टार्ट कर दो तो जीरो के बाद भी और 600 पीछे चले जाओ, -1600 BC में इसकी स्टडी स्टार्ट कर दी थी इंडियन फिलोसफर्स ने। हमारी बुक में दिया हुआ है केमिस्ट्री में, महर्षि कानंद, उन्होंने मैटर को बोला था पदार्थ। और जब उन्होंने बोला कि हम फर्दर इसको आगे डिवाइड करते चले गए, पदार्थ को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा से करते चले गए, और एक टाइम ऐसा आ गया दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, हम उसे फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते थे। वो बिल्कुल लास्ट एक पार्टिकल पे पहुँच गया। एंड दैट कैन नॉट बी सीन नेक्ड आइज, उसे तो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और वो जो पार्टिकल है ना, जब वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज एटम। वो क्या है? एटम। अब एटम क्या सब एक जैसे हैं? नहीं भाई, एटम तो बहुत सारे टाइप के हैं, इसीलिए तो अलग अलग टाइप के मैटर दिख रहे हैं हमारे को। कोई ब्लैक दिख रहा है, कोई येलो दिख रहा है, कोई ग्रीन दिख रहा है, कोई कलरलेस है, कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सब इसलिए ऐसे हैं क्योंकि उनके टाइप ऑफ एटम्स अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पर इसके स्टडी के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा बताता हूँ जल्दी। इंडियन फिलोसफर्स थे हमारे महर्षि कानंद, उन्होंने इसको पहले डिस्कवर किया और उन्होंने इसको नाम दिया था परमाणु। परमाणु नाम भी तुम्हारा सुना हुआ है। फिर उसके बाद फर्दर आगे थोड़ा सा और आगे स्टडी आगे बढ़ी तो हमारे से महर्षि कात्यायन है, कात्यायन, और इन्होंने है ना बताया कि परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। परमाणु कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है कंबाइन फॉर्म में। इससे जो मैटर बनते हैं ना वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में होते हैं ना, तभी बनता है। ऐसा नहीं होता कि कभी एक सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है हमारे भाई, ये अकेला हाइड्रोजन है, अकेला ऑक्सीजन, नहीं।
हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होगा, O2 की फॉर्म में होगा, H2O की फॉर्म में होगा, CO2 की फॉर्म में होगा। तो ये जो एटम, दो और दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलके जो एक कंबाइन फॉर्म बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब इससे आगे हम थोड़ा सा और हमारे ग्रीक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग ही हम ये नाम पढ़ रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने तो इनका नाम परमाणु दिया था, बट उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स हैं हमारे एंटोनियन लवाइजर, इन्होंने बोला इसको एटम। और इसके ग्रुप ऑफ एटम्स को जो कम्बिनेशन फॉर्म थी इसकी, उसके बारे में जब हमने पढ़ा तो उसे बोला हमने मॉलिक्यूल। तो सही में क्या है, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है और मॉलिक्यूल से मैटर बन रहा है। जैसे सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन से बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, सेम टू सेम एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और मॉलिक्यूल से बन रहा है हमारा मैटर। तो अगर तुम एटम की थोड़ी सी डेफिनेशन सुनते हो तो उसमें लिखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट पार्टिकल्स, different properties, due to which different kind of matter also show different properties. Molecule का है कि when two or more atoms combine chemically each other। अब हमारा यहाँ पर एक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है बेटा, जब मैंने बोला combine chemically। अब ये chemically combination कैसा होता है, इसके बारे में तुम्हारे को ना एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाना पड़ेगा। हमारे एटम के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसमें होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये इनसे मिलकर के हमारा एटम होता है। अब इसके बारे में तुम्हारा एक अलग से लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बनाना पड़ेगा, उसी से तुम्हें पता चलेगा भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। हमारे जो एटम होते हैं ना, वो एक्चुअल में ऐसे ही कंबाइन नहीं होते हैं कि भाई दोनों मिलके और इकट्ठे हैं, नहीं। वो मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको शेयर करके या ट्रांसफ़र करके एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके एक दूसरे के साथ जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इस टाइप के कम्बिनेशंस को केमिकल कम्बिनेशंस बोलते हैं। तो जहाँ पर ये केमिकल कम्बिनेशंस, अब इससे आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो हो रहा है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से, कि भाई हमारे केमिकल कंबाइन जब हुए, केमिकली कंबाइन, तो क्या लॉ है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसके दो लॉ हैं भाई। फर्स्ट तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब इन दोनों के मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तुमने सुना होगा। तो एक्चुअल में कंजर्वेशन की जब वर्ड आता है केमिस्ट्री में, तो इसमें या फिजिक्स में भी कई बार आता है, तो उसमें आता है कि मास ऑफ एटम नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो बेटा कि जब ये कंबाइन होते हैं ना, अब हमारा H2O का ही कम्बिनेशन लगा लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई पहले हमारे हाइड्रोजन जब कनेक्ट हुए, उससे पहले हाइड्रोजन के 2 थे और पहले 1 था, और फिर बाद में जुड़ने के बाद हाइड्रोजन 3 हो गया। कभी भी नए एलिमेंट्स ना तो किसी केमिकल कम्बिनेशन में नए बन सकते हैं और ना ही कोई डिस्ट्रॉय हो सकता है, या उनका मास। अब मास के बारे में तुम्हारे को नहीं पता है तो तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पर समझ पाओगे। जब मास की बात करेंगे हम तो मास पे आ जाएंगे, बट अभी तुम समझो कि जब हमारा केमिकली कंबाइन होता है, कोई भी एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एट दैट टाइम मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास ऑफ एनी एलिमेंट नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस यही हमारा एक लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पहले वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे CO2 है, CO2 में कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो वो अगर स्प्लिट भी हो जाएंगे तो उसमें से 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही स्प्लिट होंगे। H2O को भी स्प्लिट करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा। बिकॉज कभी भी किसी कम्बिनेशन में से हम उसको अलग कर लें या कंबाइन कर लें, कभी भी वो एटम्स जो है ना, एलिमेंट्स होते हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही वो नए बनते हैं। इसमें यही है।
दूसरा है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल में, तुम यहाँ पर यही वाला एग्जांपल ले लो हमारा भाई H2O वाला। H2O क्या होता है? वाटर होता है। अब ये वाटर में जो प्रोपोर्शन है, दो एटम है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक। ये तो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है। जब इसके मास पे आएंगे तो मास के प्रोपोर्शन की बात करेंगे हम। पर अभी आप तुम इतना ही समझो कि इनका जो प्रोपोर्शन है ना वो फिक्स रहेगा ऑलवेज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन होंगे और जब वाटर एक मैटर फॉर्म होगा तो उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा। प्रोपोर्शन जो है ना फिक्स रहेगा। यही हमारा दूसरा लॉ है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी हम जो है ना हिमालय से वाटर लेकर के आए हैं, इसमें ना ऑक्सीजन के दो एटम है और हाइड्रोजन का एक है, और ये वाटर जो है ना भाई ये हम है ना काफ़ी वहाँ से ख़राब से एरिया लेके आए हैं जहाँ पर तो बिल्कुल गंदगी है सारी। तो वहाँ का जो वाटर लेके आए ना भाई उसमें ना जो ऑक्सीजन थी ना वो तो बिल्कुल ही नहीं थी। ये ऑक्सीजन बहुत कम थी, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी। ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा। जो हमारा वाटर है उसके कम्बिनेशन में केमिकली कंबाइन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होकर वाटर बनेगा उसका प्रोपोर्शन ऑलवेज फिक्स रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसमें अरे बच्चे कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये डेफिनेट प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस के रट्टे मारने पड़ते हैं, बट डेफिनेशंस के रट्टे मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बेटा। यहाँ पर ये है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट इन ए केमिकल कम्बिनेशन या इन एनी केमिकल सब्सटेंस द proportion of the elements is always fixed। जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है ना वो ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब मास में इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बार वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे को मास के बारे में नहीं सिखाया है। अगले लेक्चर में मैं तुम्हारे को इससे आगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में करके और फिर मास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।